नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और इस टोटल हेल्थ में हम तमाम रोगों की बात करते हैं, उनके चिकित्सा की बात करते हैं, उनके बारे में आपको जागरूक करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, या ये कहें कि इन्फेक्शंस की, संक्रमण की, कि संक्रमण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इस संक्रमण से फर्क क्या पड़ सकता है। दरअसल जब बैक्टीरिया या वायरस या फंगी जैसे जो सूक्ष्म जीवी हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो रोगजनक का काम करते हैं और तमाम रोगों के कारक होते हैं। तो कई बार जो ये इन्फेक्शंस होते हैं वो हल्के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये गंभीर रोगों के कारक बनते हैं। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि इस संक्रमण से, चाहे वो वायरल संक्रमण हो या फिर बैक्टीरियल संक्रमण हो, इससे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे निजात पाई जाए। और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके विषय में भी ये हम आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कैसे उनको संक्रमण से बचाया जाए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर नवल विक्रम, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर नवल विक्रम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा खन्ना अरोड़ा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई है। डॉक्टर शिल्पा, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञों से, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल हो या उसके विषय में कोई अगर आप शंका हो तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो टोल फ्री लाइनें हैं, टोल फ्री नंबर है, वो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर खुल गया है 1800111234। आप इस पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो आपके प्रश्न हैं उसको ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो इस टोटल हेल्थ के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि संक्रमण दरअसल है क्या और इससे कैसे बचाव करें। डॉक्टर नवल विक्रम, सबसे पहले आपसे सीधा यही सवाल कि संक्रमण के विषय में अगर हम जानना चाहें, अपने दर्शकों को, जिसको कहते हैं कि सरल शब्दों में समझना चाहें कि क्या है और कैसे समझना चाहिए इसके बारे में, क्यों ये इसके बारे में जानना सभी को बहुत ज़रूरी है। देखिए, संक्रमण या इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये एक सूक्ष्म जीवी अलग तरह के होते हैं। जैसे आपने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या और भी माइकोबैक्टीरिया, हमारे शरीर के हर हिस्से में, लगभग हर हिस्से में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, मगर वो बेनिफिशियल होते हैं। मगर कुछ सूक्ष्म जीवी या कुछ बैक्टीरिया या वायरस जो अलग से हमारे शरीर में अगर प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो उनकी लड़ने की क्षमता होती है वो उसको रोक देती है, उनको कुछ हद तक। मगर वो अगर बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक उसमें डोज में आ जाते हैं शरीर में, तो वही चीज़ जो है वो शरीर के जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं या बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो उसको काबू नहीं कर पाती और उसकी वजह से उनकी इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। और ये संक्रमण शरीर में, ये जो आपके सूक्ष्म जीवी या बैक्टीरिया, ये किस रास्ते से एंटर हो रहे हैं आपके शरीर में, उस ऑर्गन या उस जगह का आपका इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे अगर फेफड़ों के थ्रू आ रहे हैं, मतलब आपकी सांस के थ्रू आ रहे हैं तो फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके खाने या पानी के साथ आ रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन हो सकता है या लिवर का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इस पर डिपेंड करता है जी। तो इसको ये भी समझना चाहिए, कई प्रकार का होता है। जैसे जो जिन सूक्ष्म जीवों की हम बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां जिनमें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरीके से, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, अलग अलग ऑर्गन्स के इन्फेक्शन और अलग अलग सिचुएशंस में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और वायरस जो है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। और अगर हम बात करें ख़ास तौर से इस मौसम में इन्फेक्शंस की, तो इस मौसम में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो वायरल इन्फेक्शंस, जैसे डेंगू, बारिश शुरू हो चुकी है, मच्छरों का पनपना बढ़ सकता है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं वो मेनली वायरल और एक प्रोटोजोन की से हो सकते हैं। और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए, टाइफॉइड है या स्किन इन्फेक्शंस हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शंस इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी,
डॉक्टर शिल्पा, जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं या अमूमन किसी भी रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है कि अपने बच्चों को कैसे इससे सुरक्षित करें। तो ये समझना चाहेंगे कि कौन से संक्रमण बच्चों में हो सकते हैं, खासतौर पर इस सीज़न में जैसे बात हो रही है, तो कौन से संक्रमण हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अगर बात कही जाए तो बच्चों में कौन सा इस तरह के संक्रमण है जो उनमें देखे जा सकते हैं या उनसे बचाने की ज़रूरत है उनको। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस समय हमारे पास बच्चों में इन्फेक्शंस या तो बहुत ही सिवियर फॉर्म में हो सकते हैं, बट कॉमनली हम ये देखते हैं जो मरीज़ हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ओपीडी में आते हैं वो कॉमन इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे स्किन में, चमड़ी में हो गया, उसके अलावा गले में जिसको हम टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस बोलते हैं, नाक में इन्फेक्शन होना साइनसाइटिस, कान में इन्फेक्शन होना बैक्टीरिया के कारण ओटाइटिस मीडिया जिसको हम बोलते हैं। कई बार बच्चे आते हैं कान में पस लेके आते हैं, डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा कान में दर्द होती है, ये लक्षण लेके आते हैं। ये तो हो गए जो बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होते। इसके अलावा जो सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं बच्चों को, वो निमोनिया हो सकता है, छाती के अंदर फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, वो बच्चों में काफ़ी सीरियस हद तक जा सकता है। इसके अलावा दिमाग में इन्फेक्शन होना जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं, वो हो सकता है। और इसके अलावा शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे सेप्टिसीमिया या सेप्सिस कहा जाता है। जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी तो ये है हमें हाइजीन मेंटेन करना। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये इन्फेक्शंस कैसे बढ़ते हैं, जनरली गर्मी में और ऐसे उमस वाले मौसम में, बरसातों में बहुत बढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को रोज़ नहलाएं, साफ़ सफाई रखें। अगर कोई कट लगता है, चोट लगता है, उसका प्रॉपर उपचार करें। वूंड को, घाव को खोल के नहीं रखना, ढक के रखना है या दवा लगा के रखना है। इसके और कोई अगर घर में बीमार रहता है, अगर किसी को खांसी ज़ुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, टीबी है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जिसका संक्रमण होने की संभावना है, बच्चों को उनसे दूर रखना है। बाहर का खाना नहीं खिलाना, हाथ धो के खाना खाना है, घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाना है, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है, बर्तनों को साफ़ रखना है। ये जनरल तरीके हैं। सबसे ज़रूरी बच्चों के लिए ये है कि समय रहते जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन की जो हम बात करते हैं, वो टाइम पे दिलवाएं बच्चों को। हमारे पास बहुत सारे टीके इस समय सरकार में मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो टाइम पे अगर दिए जाएं, ना सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से भी इनका बचाव हो सकता है। जी 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 डॉक्टर नवल, कोई विशेष कारण होता है क्या, कैसे समझना चाहिए कि संक्रमण क्यों होता है? जब इसकी बात करें, जैसे कहा गया कि कुछ सूक्ष्म जीवी जो बाहर से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, रोगजनक हो सकते हैं, उसकी वजह से गंभीर खतरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और कौन से लोगों को ये खतरा ज़्यादा है, कैसे इसको समझना चाहिए? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो इन्फेक्शन है वो जैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो हर तरह के इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो तो एक अलग सिस्टम एक्टिवेट होता है, वायरल है तो एक अलग सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये बॉडी का सिस्टम जो है, डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये अच्छे खासी तरीके से बने हुए हैं। मगर कुछ सिचुएशंस या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें ये जो सिस्टम होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। सबसे कॉमन जो मैं सबसे आम सिचुएशन जो ये होती है, एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है या बहुत लोगों में अब फैल रही है और कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो डायबिटीज़ वाली में जैसे ये होता है कि शरीर में सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और भी जो मैकेनिज्म होते हैं वो भी थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो जल्दी से इन्फेक्शन बना देते हैं और बॉडी में फैल भी सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई बहुत ही कमज़ोर है, मैल न्यूट्रिशन किसी को है या बहुत ही कमज़ोर है, वो सिचुएशन हो सकती है। दूसरा है किसी को अगर कैंसर है या कैंसर का इलाज चल रहा है या कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं जो बॉडी की इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो लंग्स की अस्थमा के लिए भी कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, स्किन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कई सारी
ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, जिस स्टीरॉयड है या और भी कोई कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो कोई भी सिचुएशन है, या HIV इन्फेक्शन जिनको होता है उस सिचुएशन में ये ज़्यादा होता है। तो कोई भी कंडीशन या सिचुएशन जहाँ इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी भी वजह से, उनमें ये संक्रमण होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत छोटे बच्चों में या बहुत ओल्डर लोगों में जी, उनमें जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। बहुत जो ओल्ड एज के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। तो ये दो खास तौर की सिचुएशन है जिसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं, जैसे कई लोग अब जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग एक सबसे कॉमन एक्टिविटी है, मगर अगर स्विमिंग से कई बार आपके साइनोसाइटिस हो सकता है, कान में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। और कई बार अगर आपने गंदे पानी में या जो इस तरह कहीं पे अगर स्विमिंग की तो उससे मेनिंजाइटिस भी होने का रिस्क होता है। तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या है और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और आपकी इम्यून स्टेटस क्या है, ये चीज़ें जो होती हैं इन पे निर्भर करता है कि अगर आप वो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवी आपके शरीर में चला गया तो वो इन्फेक्शन करेगा या नहीं करेगा, इन चीज़ों पर निर्भर करता है जी। यानी कि जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाए रखना, उसको अच्छा रखना, ये सबसे ज़रूरी है ताकि संक्रमण से जो कॉमन है उससे बचा जा सके। डॉक्टर शिल्पा, जब हम बात करते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है छोटे बच्चों में, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो अगर आजकल का मौसम देखें, जिस तरह से जो एक बदलाव हो रहा है, बरसात की शुरुआत हुई है, तो जो नवजात शिशु हैं किस तरह के संक्रमण का खतरा उन लोगों को है और कैसे बचाया जाए? खासतौर पर पेरेंट्स क्या ध्यान रखें, माएँ क्या ध्यान रखें? देखिए, जैसे मैंने अभी बात की कैसे हम बचा सकते हैं, स्पेशली जैसे नवजात शिशु हो गए, बहुत सारे कारण रहते हैं नवजात शिशु में इन्फेक्शन होने का। कई बार होता है शुरुआत के 1, 2, 3 दिन तक जो इन्फेक्शन होते हैं वो जनरली माँ के पेट से मिलते हैं। तो डिलीवरी के टाइम प्रॉपर केयर दी जाए मदर को, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराया जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में जो इन्फेक्शन होते हैं बच्चों से, हम वो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से बच्चों को मिलते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जैसे मैंने पहले भी कही, कि साफ़ सफाई है। साफ़ सफाई रखें। बच्चों को, छोटे बच्चों को रोज़ नहीं नहलाया जा सकता, बट कम से कम हम एक स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। 2-3 दिन में बच्चों को नहलाएं ज़रूर, अच्छे से ढक के रखें। और अगर कोई घर में बीमार है, आसपास छोटे बच्चे के ना आए जी। दूसरी बात ये कि टीकाकरण ज़रूर कराएं, टाइम से कराएं। नवजात शिशु ही नहीं, छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी 8, 10, 12 साल तक हमारी बॉडी बढ़ रही होती है, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है। साथ में शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता डेवलप हो रही होती है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। बच्चे जैसे स्कूल जाना शुरू करते हैं, नए नर्सरी में, KG में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, वो नए इन्फेक्शंस पकड़ते हैं। उसके लिए घबराएं नहीं, वो टाइम ऐसा है, बच्चों को इन्फेक्शन पकड़ने दें, छोटे मोटे इन्फेक्शन, तभी इम्यूनिटी डेवलप होएगी। बहुत ज़्यादा अगर बच्चों को हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि खेलना नहीं है, बाहर नहीं जाना, तो उसमें इम्यूनिटी ठीक से नहीं डेवलप होएगी। तो नॉर्मल प्रोसेस अगर जो चल रहा है, छोटे मोटे इन्फेक्शन बच्चों के साथ लगे हुए हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। पर हाँ, डेफिनेटली सीरियस इन्फेक्शन कभी हो रहा है, कभी बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त होने लगता है, या दस्त बहुत ज़्यादा लगते हैं, पानी की कमी होने लगती है, उस केस में डेफिनेटली हमें सीरियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बच्चों को एडमिट करना पड़ता है, आगे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पर दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप। राइट जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अपर्णा कॉल कर रही है हमको प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। जी अपर्णा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अस्थमा संक्रमण की वजह से होता है क्या, और इस संक्रमण की वजह से क्या वजन नहीं बढ़ता है शरीर का? क्योंकि मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं लेकिन मेरे वजन नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं खाती पीती भी हूँ लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। तो इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं और वजन कैसे बढ़ेगा? जी डॉक्टर नवल, ये सवाल लेना चाहेंगे आप?
देखिए, अस्थमा जो है वो जनरली संक्रमण की वजह से नहीं होता है। अगर ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें, अस्थमा जैसे सिम्टम संक्रमण की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो आपकी इनहेरिटेड या एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि जो आपके एयरवेज हैं, जो लंग्स हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं प्रॉब्लम होने के लिए। मगर बाद में अगर जैसे कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे एस्परजिलस होता है, उसका अगर इन्फेक्शन बाद में होता है तो उसका एक एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस करके प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो इन्फेक्शन होता है फंगस की वजह से, मगर उसके सिम्टम होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की जैसे। तो संक्रमण की वजह से, अलग तरह के संक्रमण की वजह से अस्थमा जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि वजन आपका नहीं बढ़ रहा है। वजन नहीं बढ़ रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। संक्रमण अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन कोई है तो आप उसकी जांच करवाइए। अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो भी, जैसे टीबी है, सबसे कॉमन क्रॉनिक इन्फेक्शन हमारी कंट्री में जो है वो टीबी है, तो उसकी वजह से हो सकता है। मगर अगर इन्फेक्शन नहीं है तो और भी कारण हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कोई दिक्कत है तो ये आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए और इसकी प्रॉपर जाँच करवाइए। जी, तो मुझे उम्मीद है कि अपर्णा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं संक्रमण यानी इन्फेक्शंस की, खासतौर पर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। और ये इस विषय पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर नवल विक्रम जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़े हैं। डॉक्टर नवल, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और डॉक्टर शिल्पा खन्ना अरोड़ा, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर शिल्पा, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर शिल्पा, अगर आपके पास हम आए और ये समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन, खासतौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट किस तरह से चलता है? जाहिर तौर पर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता होगा, लेकिन कुछ जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम तो। हाँ जी, देखिए, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, जो सीरियस नहीं है और एक सीरियस वाले इन्फेक्शन। जो सीरियस नहीं है, अक्सर वो स्किन के इन्फेक्शन, कान के, गले के, या पेशाब में हल्की फुल्की जलन होना या दस्त लगना, ये हो सकते हैं बच्चों में। इनका इलाज हम जनरली आउट पेशेंट बेसिस पे करते हैं, मतलब बच्चों को खाने की दवा दी जाती है। और उसके अलावा खाने की दवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स खाने की दी जाती हैं 5, 7, 10, 14 दिन, वो निर्भर करता है क्या किस तरीके का इन्फेक्शन है, हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक देते हैं जी। हालांकि उसकी जगह अगर सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे में, सीरियस इन्फेक्शन के जैसे मैंने पहले भी लक्षण बताए, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, सुस्त हो रहा है, बेहोश हो रहा है, सांस चल रही है, बच्चे की खांसी कंट्रोल में नहीं आ रही, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, ऐसे में बच्चे को भर्ती करना ज़रूरी बनता है। उस केस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो हम जनरली नस के थ्रू इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स की हमने जहाँ तक बात की है, एंटीबायोटिक्स देखिए वैसे तो अवेलेबल रहती हैं मोस्टली केमिस्ट पे। अक्सर मैंने देखा है मरीज़ जाते हैं, बुखार हो रहा है, आप दवाई बता दो, केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, पर वो तरीका ठीक नहीं है। एंटीबायोटिक एक हमारे पास ऐसा
उपचार है जिसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। हर डॉक्टर को भी और मरीज़ों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे ही एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज में एडवाइस करते हैं हम, प्रॉपर ड्यूरेशन, उसका टाइम फिक्स्ड हमें डिसाइड करना पड़ता है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक, ये नहीं कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं और हमने सांस की दवाई की, खांसी की दवा एंटीबायोटिक दे दी, तो वो भी अलग मर्ज़ के हिसाब से अलग एंटीबायोटिक दी जाती है। और बहुत समझदारी से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनने की संभावना रहती है, जिसको हम सुपर बग और ये सब नाम दिए जाते हैं, जो एक्चुअल ज़रूरत पड़ने पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती जिनमें। जी जी जी, ये तो बेहद ज़रूरी है जानना कि किस तरह से दवाओं का इस्तेमाल करें। जाहिर तौर पर ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, डॉक्टर से पूछ कर लें। और डॉक्टर नवल, जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो कब एक व्यक्ति को सजग होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन उनके शरीर में है, आ गया है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब ये जो दवा वाला पीरियड है जिसकी बात हो रही है इलाज की, तो कब ये समझना चाहिए? जी, ये लक्षण जो है, हर संक्रमण के लक्षण होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी सिस्टम आपका अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से। अब जैसे अगर रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हुआ है, जैसे गला है, नाक है, साइनस है, तो अगर ये अफेक्ट हुआ है और जो कॉमन सिम्टम होते हैं, खांसी, ज़ुकाम, छींक, गले में दर्द रहना या कुछ निगलने में, खाने में हल्का दर्द महसूस होना, हल्की खांसी, हल्का बलगम, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो जो है कई बार ये होता है कि वो वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो बैक्टीरिया की वजह से है। अगर ये वायरस की वजह से है तो उसमें जैसे लोग होता है खांसी ज़ुकाम या कुछ शुरू होता है, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं पहले दूसरे दिन से, मगर एंटीबायोटिक उससे कुछ नहीं काम करेगी अगर वो वायरस की वजह से है, और एंटीबायोटिक आप बेकार में ले रहे हैं। हाँ, अगर साथ में आपका, जैसे अगर अपर रेस्पिरेटरी बात करें तो अगर आपके खांसी में खून आ रहा है, या अगर आपके बलगम पीले रंग का ज़्यादा है, या आपको तेज़ बुखार है, कभी अगर तेज़ बुखार होता है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो। हालांकि वायरल इन्फेक्शन में भी बुखार हो सकता है, मगर तेज़ बुखार है साथ में और बलगम है, बलगम में जैसे खून आ रहा है, या बलगम में पीले रंग का बलगम है, अधिक आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की अगर सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि ये निमोनिया की शिकायत हो सकती है। तो इस समय आपको अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए, और अगर जैसा वो बताएं एंटीबायोटिक वो शुरू करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आप गोलियां लीजिए, एंटीबायोटिक गोलियां कैप्सूल से काम चल जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि कितना सीवियर है तो आपको उससे होगा। अगर वो कहते हैं एडमिट करके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो वो है। अब जैसे अगर पेट के इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेट खराब होना, जो अक्सर हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि आपने कहीं बाहर कुछ खाना खाया या बाहर कहीं कुछ खाया, उसके बाद आपको दस्त शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे ये सारी चीज़ें होती हैं, कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से होती हैं। जनरली 2 से 3 दिन में ये सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फ्लूइड्स, जितने वो तरल पदार्थ आप लीजिए, जितना पानी शरीर से बाहर जा रहा है उतना ही पानी शरीर में वापस आना चाहिए, ताकि पानी की कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, बस। मगर अगर यही सिम्टम आपके लंबे समय तक चलते हैं, या आपके पेट में दर्द है, या आपके जैसे मोशन में या लैट्रिन के साथ खून आ रहा है या पस आ रहा है, वो एक सिचुएशन हो सकती है जो सजेस्ट करेगी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो ज़्यादा सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उस सिचुएशन में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरह से अगर जैसे दिमाग का इन्फेक्शन अगर है तो उसमें वो बहुत सीरियस होता है। कोई भी इन्फेक्शन दिमाग का, फीवर के साथ अगर किसी का सिर दर्द है या वो बेहोश हो जाता है और दिमागी बुखार अगर सस्पेक्ट किया जाता है तो वो एक तरह से मैं कहूँगा इमरजेंसी है, उसमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एकदम से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल मरीज़ को ले जाना चाहिए और उसका इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर नवल, वैक्सीनेशन की बात लगातार डॉक्टर शिल्पा ने की है। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी से हमें बताएं कि कुछ एडल्ट्स में भी इस तरह के वैक्सीनेशन का है प्रावधान, जिसमें या इस तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं जो तमाम रोगों में लगाई जा सकती है? जी जी बिल्कुल। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है
जो 50 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेड है कि हर साल लगाया जाए, क्योंकि हर साल जो इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन बदलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से वैक्सीन में भी स्ट्रेन बदलते रहते हैं। तो 50 साल की उम्र के बाद या वो लोग जो डायबिटिक हैं या जो कैंसर से पीड़ित हैं या इस तरह की जो जिनमें प्रॉब्लम है, उसमें उनको हर साल रिकमेंडेड है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है। साथ ही न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो निमोनिया से न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो कॉमन कॉज होता है निमोनिया का, वो लगवाना चाहिए 65 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है जी न्यूमोकोकल वैक्सीन। जी डॉक्टर शिल्पा, मैं चाहूँगा कि कोई संदेश आप बहुत जल्दी से कम शब्दों में हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं चलते चलते। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बात की आज, साफ़ सफाई ज़रूर रखें बच्चों के साथ, बच्चे बड़े सभी लोग खाने में ध्यान रखें। अब स्पेशली जैसे बारिशें आ रही हैं, पूरे भारत में मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो बाहर का खाना ना खाएं और घर का भी ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, खाना खुले में ना रखें और शौच जाने से बाद में हमेशा हाथ धोएं। जी, तो बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और दर्शकों, आप भी इस बात को समझ पाए होंगे कि संक्रमण से बचाव कैसे किया जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है। अभी जो अंतिम संदेश डॉक्टर शिल्पा ने दिया, उसके ज़रिए भी आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि संक्रमण से बचाव भी किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जो स्वस्थ खान पान है वो अपनाएं और संक्रमण से बचा जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर नवल विक्रम और डॉक्टर शिल्पा खन्ना, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।